अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट 3 लेक्चर्स के अंदर हमने सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस किए थे और आज मेरा इरादा ये है कि हम थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स करें। वर्ड प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के मीनिंग ये होते हैं कि आपको एक सिचुएशन आपको गिवन होगी, किसी भी टाइप की सिचुएशन होती है और हर मरतबा एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस होती हैं। उससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फॉर्म करना होता है और उसके बाद उसको सॉल्व करना होता है। यानी आप यूँ समझ लें कि शुरू के जो 3 मार्क्स हैं या मैक्सिमम 4 मार्क्स हैं, वो डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के होंगे और उसके बाद फिर वही सॉल्व करना है जिस तरह से आप इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं, तो एंटायर प्रॉब्लम जो है वो सेम हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जिस बच्चे की भी आपके पास इंटीग्रेशन स्ट्रांग है, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो उसके डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और वर्ड प्रॉब्लम के अंदर अमूमन बच्चों को इसलिए इसमें नहीं आता कि बड़ी सिंपल लैंग्वेज होती है। समटाइम्स कोई इक्का दुक्का ऐसा क्वेश्चंस होते हैं जो कि थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो उसकी वर्डिंग में समझने में मसला होता है। लेकिन मेरा ख्याल में ये जो क्वेश्चन हमारे पास है इस वक्त, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो रीड करें। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करें, ये आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है सामने। ये देखिएगा यहाँ पर, इन अ केमिकल रिएक्शन अ कंपाउंड एक्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ कंपाउंड वाई। अब एक आपके पास सिचुएशन ये है कि एक्स कंपाउंड से वाई कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो रहा है। इन अ केमिकल रिएक्शन अ कंपाउंड एक्स इज फॉर्म फ्रॉम अ कंपाउंड वाई। तो आप यूं कह सकते हैं जैसे केमिकल रिएक्शन आप लिखते हैं कि वाई जो है वो आपके पास से क्या फॉर्म हो रहा है, आपके पास एक्स फॉर्म हो रहा है। द masses in grams of x of y and y present at time t second after the start of the reaction are x and y respectively. रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो y में से y रिमेनिंग है और x जो है वो स्मॉल x फॉर्म कर रहा है, यानी y में से y ग्राम जो रिमेनिंग है और x से हमारा x ग्राम जो है वो फॉर्म हो रहा है। द सम ऑफ द टू मासेस इज इक्वल टू 100 ग्राम्स थ्रू आउट द रिएक्शन। लेकिन ये चीज क्लियर है कि पूरे रिएक्शन के दौरान चाहे यहाँ पर x कुछ भी हो, चाहे यहाँ पर y कुछ भी हो, x प्लस वाई जो है वो इक्वल टू 100 रह रहा है हर सूरत में। यानी पूरे रिएक्शन के दौरान x और y का जो सम है वो 100 ग्राम्स है। एट एनी टाइम द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x, जैसे हम कहते हैं ना रेट ऑफ चेंज ऑफ y, तो हम क्या लिखते हैं dy अपॉन dt। इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x, इसका मतलब होगा dx अपॉन dt is proportional to the mass of y at that time। और वो प्रोपोर्शनल है किसके, उस वक्त जो y का मास है उसके प्रोपोर्शनल है। यानी मैं इस बात को यूं कह सकता हूं आपके लिए कि जो dx अपॉन dt है, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ y के। और मास ऑफ y कितना है बेटा, स्मॉल y है। ठीक है, ये गिवन है आपको। उसके बाद ये कह रहे हैं कि व्हेन t इज इक्वल टू जीरो, ये मैं बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर लिख लेता हूँ सामने अपने, t इज इक्वल टू जीरो के ऊपर, यानी जब टाइम जीरो है तो इनिशियली x जो है वो 5 पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है, और जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x है वो है आपके पास 1.9। आप देख रहे हैं आपको गिवन है बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, ये सारी स्टोरी गिवन है। उसके बाद ये कह रहे हैं पार्ट 1 में शो दैट x सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dt इज इक्वल टू 0.02 ब्रैकेट ओपन 100 माइनस एक्स, और ये 2 मार्क्स की आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फॉर्म करनी है। अब देखें आपके पास जो सिचुएशन है, अगर हम इसको इसके लिहाज से इसको देखें तो dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल है y के। तो आपने ओ लेवल मैथ्स में पढ़ा हुआ है और एएस में भी कहीं कहीं पढ़ा था आपने कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन का सिंबल आप रिमूव करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल वो कांस्टेंट k है, तो ये हो जाएगा आपके पास ky। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, अब उसके बाद आप ये करें कि यहाँ से k निकालने के लिए आप y और आपको dx अपॉन dt चाहिए। तो आप देखें यहाँ पर आपको बाउंड्री कंडीशन में dx अपॉन dt गिवन है आपको, और वो कितना गिवन है 1.9। आप देखिएगा राइट कॉर्नर पर मैंने लिखा हुआ है 1.9 है। और उस वक्त जो y है वो आपके पास नहीं है इस वक्त, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं। अच्छा, y को यहाँ से अगर मैं सब्जेक्ट बना लूं, क्योंकि y तो नहीं है, लेकिन y को अगर यहाँ से सब्जेक्ट बना लें तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 100 माइनस एक्स, और x कितना है आपके पास 5 है, बिल्कुल सही है।
तो यहाँ से k की वैल्यू आप निकाल लीजिए एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ k। क्या आ रही है प्लीज जल्दी से बताइएगा। k की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? आई थिंक क्या आ रही होगी 0.02। कंफर्म कीजिएगा प्लीज। 0.02 आ रही है। ठीक है, ये k आ गया आपका। ओके बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 वो हो गई आपके पास dx अपॉन dt इज इक्वल टू k हो गया हमारा 0.02 और y की जगह आपने क्या रखा था 100 माइनस एक्स। तो आप देखें ये डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसानी से हमने जो है वो फाइंड आउट कर ली। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर है बेटा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जितनी सिचुएशंस को आप टैकल करेंगे ये उतना ही जो है वो आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा। तो ये एक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फॉर्म कर ली। इसमें बेटा कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स का कोई काम नहीं था, सिर्फ आपको उसका नाम बताया था। जिस तरह से नाम होता है ना कि कैपिटल वाई एक आपके पास केमिकल है, उससे कैपिटल एक्स फॉर्म हो रहा है, तो उस वक्त जो कैपिटल वाई की क्वांटिटी है उसने उसे स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया, और जो कैपिटल एक्स की जो क्वांटिटी है उसे उसने स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट किया। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द बोथ सब्सटेंस। तो हम कैपिटल वाई कैपिटल एक्स नहीं लेंगे, कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स उनके उसने नाम रखते थे। तो नथिंग टू डू विद कैपिटल Y एंड कैपिटल X, वी आर डीलिंग विद द क्वांटिटीज। आई होप कि आपको समझ में आ गई हुई बात। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं पार्ट 2 में आप देखें, कह रहे हैं कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेनिंग एन एक्सप्रेशन फॉर x इन टर्म्स ऑफ t। अब आपको इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है कि आपके पास जो है वो एक सब्जेक्ट बन जाए x और t जो है वो राइट हैंड साइड पर आ जाए। यानी आप वही समझ लें कि अब आपकी इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गई है या डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो मैं इसे करना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहला काम डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको लास्ट 3 लेक्चर्स में बताया था कि भाई सबसे पहला काम ये है कि आप जो है वो वेरिएबल को सेपरेट कर लें कि वेरिएबल कौन-कौन से हैं, उसको सेपरेट करें, एक्स को अलग कर लें और वाई को अलग सॉरी टी को अलग कर लें। अब यहाँ पर देखें, मैं एक्स वाली टर्म्स को अगर मैं सेपरेट करना चाहूँ तो मैं यूँ लिखूँगा 1 अपॉन 100 माइनस एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास dx इक्वल टू 0.02 और dt। मैंने आपको कहा था कि हमेशा dx और dt और dy ये सब हमेशा जो है वो आपने न्यूमरेटर में रखना है। अगर आप न्यूमरेटर में नहीं रखेंगे तो आप गलत करेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद आप जो है वो इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड के ऊपर। तो मैं राइट साइड पर भी इंटीग्रेट कर रहा हूँ और लेफ्ट साइड पर भी इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर 1 अपॉन 100 माइनस एक्स है, तो ये आपका जो है वो लीनियर रेसिप्रोकल वाला फंक्शन है। तो उसकी इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होती है, ln होती है। ये बेटा आपको याद रखना है बहुत अच्छी तरह से। ये हो जाएगा आपके पास 100 माइनस एक्स ln 100 माइनस एक्स अपॉन -1। ये आ गया आपके पास। एक्स का कोफिशिएंट लाजमी आता है, याद रखिएगा। और ये 0.02 है और dt का इंटीग्रल आपको पता है t होगा, और प्लस सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां पर अगर मैं इस में से c की वैल्यू निकालूं तो उसके लिए मुझे t चाहिए होगा और x चाहिए होगा। तो बाउंड्री कंडीशन हमेशा गिवन होती है। यहाँ पर देखें क्या गिवन थी, राइट हैंड कॉर्नर पर देखें t 0 है और x क्या है 5 है। तो आप यहाँ पर t 0 रख दें और x 5 रख दें। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये बेसिकली बेटा ये जो -1 है, मैंने आपको बताया था कि चले मैं आपको एक दफा फॉर्मूला मैं ख्याल में दोबारा से बता दूं, शायद आप भूल गए ये फॉर्मूला। ये भूलना ही तो नहीं है, अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला होता था ln ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। ए होता है बेटा एक्स का कोफिशिएंट। आई होप कि आपको याद आ गया होगा। तो यहाँ पर एक्स का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, तो -1 जो है वो नीचे आएगा। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला भी याद दिला दिया आपको। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब आ जाइए कि t 0 है और x 5 है, ये बाउंड्री कंडीशन रखें, t 0 एंड x 5। तो मैं यहाँ पर t की वैल्यू 0 रख रहा हूँ और x की वैल्यू 5 रख रहा हूँ।
तो लेफ्ट हैंड साइड पर देखें क्या आ जाएगा, माइनस ln 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस 5 बिकम्स 95। और यहां पर आप देखें कि t 0 है, तो t 0 रखेंगे तो 0.02 जो है 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस ln 95। ये आ गया आपके पास c। उठाकर आप इसे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस ln 100 माइनस एक्स। सिंप्लीफिकेशन बहुत ध्यान से करनी है, इसमें जरा सी गलती हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 0.02t और c की जगह आपने रख दिया माइनस ln 95। ध्यान में रखिएगा आपने सब्जेक्ट जो है ना वो x को बनाना है, तो x वाली टर्म्स को एक तरफ होना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज भी सिखाई थी कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे हो बेटा, तो हमेशा याद रखना कि जितनी भी लॉग वाली टर्म्स हैं पहले उसको लेफ्ट पर कर लेना। तो ये जो माइनस ln 95 है, माइनस ln 95 है, इसको मैं लेफ्ट के ऊपर कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ln 95 माइनस का है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का, माइनस ln, और ये आ जाएगा 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.02t, ये आ जाएगा। और ln के साथ आपको पता है, चले मैं याद दिला देता हूँ, हो सकता है मॉर्निंग का वक्त है तो आपको याद ना हो, कि ln a माइनस ln b, अगर दो टर्म आपस में माइनस हो रही है लॉग की, तो वो आपस में क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, तो ln a अपॉन b आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास ln, ये आ जाएगा 95 अपॉन 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.02 और t। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पर एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें क्योंकि x को सब्जेक्ट बनाना है, लिहाजा ln को यहाँ से कट करेंगे, और यहाँ पर है e, ln की बेस होती है e, तो e जाकर इस पूरे की बेस बन जाएगा। ये आपने लॉग की प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है, मैंने बहुत दफा भी बताई है आप लोगों को। आई होप कि इसमें कोई मसला नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा, शर्माइएगा नहीं पूछने में। तो ये आ जाएगा 95 अपॉन 100 माइनस एक्स इक्वल टू e की पावर 0.02t हो जाएगा। अब 95 को इधर ही रखिए, और ये जो आपके पास पूरी ब्रैकेट है इसको ले जाकर इससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 100 e की पावर 0.02t माइनस एक्स e की पावर 0.02t, ये आ जाएगा आपके पास। अब x को सब्जेक्ट बनाना है तो x वाली टर्म्स को लेफ्ट पर लाइए, तो ये हो जाएगा x e की पावर 0.02t इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 100 e की पावर 0.02t माइनस 95, ठीक है जी। तो x को अगर मैं यहाँ से सब्जेक्ट बना लूं तो e की पावर 0.02t है, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो 100.02t माइनस 95 अपॉन e की पावर 0.02t। तो अगर आप e की पावर 0.02t को दोनों के नीचे सेपरेट कर लें तो 100 वाले के साथ वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस 95 e की पावर माइनस 0.02t। तो आप देखें मैंने आराम से इसमें से x को जो है वो सब्जेक्ट बना लिया, थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टीज वगैरह अप्लाई करके, तो x जो है वो इन टर्म्स ऑफ t जो है वो आपका आ गया आंसर। आई होप आई मेड इट क्लियर बेटा। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज देखें जो लास्ट पार्ट है, और मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे पार्ट्स में, बहुत सारे क्वेश्चन में ये पार्ट गिवन होता है। कह रहे हैं पार्ट 3 में स्टेट व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ x एस t बिकम्स वेरी लार्ज। और मैंने आपको बताया था कि t बिकम्स वेरी लार्ज का मतलब है कि t अप्रोच कर रहा होगा किसको, इन्फिनिटी को। तो अगर t अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, ये आपको बताना है। और ये नॉर्मली जो है वो 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। मैंने आप लोगों को इसका एक मेथड बताया था और एक आपको रिजल्ट ड्राइव करके दिया था कि बेटा ये रिजल्ट आप हमेशा याद रखेंगे, और वो रिजल्ट ये था, आपको बताता हूं मैं। रिजल्ट ये था कि अगर इफ t इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, यानी t बहुत लार्ज है, देन, तो मैंने आपको बताया था कि e की पावर
माइनस टी जो है, यानी ई की पावर माइनस में कोई भी नंबर लिखा होगा, दैट वुड बी इक्वल टू 0 इफ यू रिमेंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 100 माइनस 95 मल्टीप्लाई बाय 0। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो अप्रोच करेगी 100 को। तो आई होप कि आपको जो है वो समझ में आ गया होगा किस तरह से हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास जो है वो 100 आ गई। ये 100 आपके पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, ये क्लियर है सबको? कोई मसला तो नहीं है? प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है अब मेरे पास। इन अ सर्टेन इंडस्ट्रियल प्रोसेस अ सब्सटेंस इज बीइंग प्रोड्यूस इन अ कंटेनर। ठीक है, इसमें भी यही हो रहा है कि कोई कंटेनर में कोई सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। द मास ऑफ द सब्सटेंस इन द कंटेनर टी मिनट्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस इज एक्स ग्राम। तो आपके पास टी मिनट्स के बाद उसके अंदर एक्स ग्राम जो है वो जो भी सब्सटेंस है वो फॉर्म होने लगता है। At any time the rate of formation of the substance, और substance क्या है? x है। तो rate of formation of substance का मतलब हो गया dx upon dt। At any time the rate of formation of the substance is proportional to its mass। वो अपने ही मास के प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज्यादा वो फॉर्म होता चला जाएगा उतना ही ज्यादा जो है वो रेट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। ये समझ में आ गई बात? Also, throughout the process, the substance is removed from the container at a rate of 25 grams per minute। और साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि हर 1 मिनट के बाद जितना भी कंटेनर में सब्सटेंस है उसमें से 25 ग्राम जो है 25 ग्राम जो है वो पर मिनट उसमें से रिमूव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो हमें गिवन ये है बाउंड्री कंडीशन के t 0 है तो x 1000 है, यानी जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो उस कंटेनर में ऑलरेडी 1000 ग्राम पड़ा हुआ है, और dx अपॉन dt हमारे पास 75 है। कैन शो दैट x सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये आपको 2 मार्क की देखें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी। मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत ज्यादा मार्क्स का नहीं होगा, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो फिर अगला पार्ट कैसे करेंगे? तो नॉर्मली ये करते ही है, इसमें स्मार्टनेस थोड़ी सी दिखानी चाहिए कि अगर आपका पार्ट 1 नहीं भी आपसे सॉल्व हो रहा तो आप पार्ट 2 के लिए उस इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू कर दिया करें। तो कम अगर 1 मार्क या पार्ट 1 अगर चला भी गया तो आपके 2 मार्क्स जाएंगे, 6 मार्क्स पर भी आप गेन कर लेंगे अगर ऐसी कोई कंडीशन होगी। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि ये इसने कहा है कि dx अपॉन dt ये आपके पास है, dx अपॉन dt, और ये प्रोपोर्शनल है किसके? अपने ही मास के, यानी x के। ठीक है, तो आपने ये लिखा dx अपॉन dt इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू kx। ठीक है, ये आपकी रेट ऑफ फॉर्मेशन हो गई, यानी kx फॉर्म हो रहा है, और हर मर्तबा उसमें से आप कितना माइनस कर रहे हैं? 25 ग्राम्स जो है वो आप रिमूव कर रहे हैं। तो ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास k नहीं है, और k के लिए हमें x और dx अपॉन dt चाहिए। जो हमें गिवन है कि x जो है वो 1000 है और t जो है वो 0 है, सॉरी, और dx अपॉन dt हमारा 75 है। ये आप अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो dx अपॉन dt की जगह मैंने रख दिया बेटा 75, और x की वैल्यू मेरे ख्याल में थी 1000। ठीक है, और ये है आपके पास 25 ग्राम। तो ये आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 75 प्लस 25 100 डिवाइड बाय 1000, तो इट वुड बी 0.1। तो ये आ गया आपके पास k 0.1। लेकिन आप देखिएगा इक्वेशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में, तो वो मैं अभी लाता हूँ इसको। पहले मैं k की वैल्यूज वगैरह इसके अंदर प्लग इन कर दूं। ये आ गया dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इज 0.1 x माइनस 25, ये आ गया आपके पास। लेकिन हमें आप देखें 0.1 जो है वो ब्रैकेट के बाहर चाहिए, यानी मुझे राइट साइड पे 0.1 को कॉमन लेना चाहिए। तो ये आ जाएगा आपके पास dx अपॉन dt, और अगर मैं यहाँ से 0.1 कॉमन ले लूं तो इट बिकम्स x माइनस 250। ये आ जाएगा आपके पास। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हम इसको जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 0.1 इंटू एक्स माइनस दिस। ये आप देखें, ये आंसर आ गया आपका। जो आपने शो करना था वो आपने शो कर दिया। अब फिर वही क्वेश्चन है, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेनिंग एन एक्सप्रेशन फॉर x इन टर्म्स ऑफ t। इसी तरह से हमने x को सब्जेक्ट बनाना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कमोबेश ये क्वेश्चन जो है वो सेम ही था पिछले बार इस क्वेश्चन की तरह, लेकिन इसके अंदर जो रिमूव वाला पार्ट है तो मैंने कहा वो समझा दूं किस तरह से वो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो रही है।
अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वही काम करें कि आप जो है वो x वाली टर्म्स को लेफ्ट पर लेकर आ जाइए, क्योंकि x को सब्जेक्ट बनाना है आपने, और t वाली टर्म्स को राइट पर रखें। तो t में तो सिर्फ आपका dt ही है, तो dt को आप इधर ही रखिए। अब लेफ्ट और राइट के ऊपर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लें। ये आपके पास इंटीग्रेशन हो गई, यहाँ पर भी आपके पास इंटीग्रेशन आ गई। अब आप फिर देखें वही सिनेरियो आ गया कि नीचे जो है वो लीनियर रेसिप्रोकल वाला फंक्शन है, तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होती है, ln x माइनस 250 अपॉन x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट जो है बेटा 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.1, और dt का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, t प्लस सी। अब आपने c फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको t चाहिए और x चाहिए। ये बाउंड्री कंडीशन पे काम की चीज होती है बेटा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर t 0 है और x जो है वो 1000 है, ठीक है। t 0 और x 1000 है, तो यहाँ पर x की जगह आपने रखा 1000 माइनस 250, तो इट बिकम 750, और t 0 रखेंगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो c की वैल्यू 750, ln 750 हो गई। ये आ गया आपके पास। उसके बाद आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो सॉल्व कर लें। इक्वेशन नंबर 2 को उसमें c की जगह रख दें, तो ये आ जाएगा ln x माइनस 250, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0.1 t, और c की जगह आ जाएगा ln 750। ध्यान में रखिएगा, हमें सब्जेक्ट किसको बनाना है, x को। तो लॉग वाली टर्म्स को जो है वो आप एक तरफ कर लें, तो ये जाएगा ln x माइनस 250 माइनस ln 750 इज इक्वल टू 0.1 t हो जाएगा। और ln वाली जो टर्म्स हैं, क्योंकि ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, लिहाजा आप इनको आपस में डिवाइड कर दें, तो x माइनस 250 अपॉन 750 ये आ गया आपके पास, इज इक्वल टू 0.1 t। अब देखें, बात वही है कि ln जो है वो आपके पास की जो बेस है वो e है, तो यहाँ पर ये e इसकी बेस बन जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में हुआ था। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये आ गया आपके पास x माइनस 250 अपॉन 750, और ये हो जाएगी e की पावर 0.1 t हो गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 750 e की पावर 0.1 t प्लस 250। तो आई थिंक हमें यही सब्जेक्ट बनाना था बस, कि x सब्जेक्ट बन जाए, तो x को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, और ये आराम से t की फॉर्म में जो है वो हमारे पास आ गया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। प्लीज आप में से जिसको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए चैट के ऊपर, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें थोड़ा सा सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन ऑलमोस्ट चीजें वही सेम सिनेरियो के ऊपर आएंगी। बस आपने अच्छी तरह से इसको इक्वेशन को फॉर्म करना है और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। ये कह रहे हैं द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स इन अ पॉपुलेशन टी डेज आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज डिनोटेड बाय n। यानी टी टाइम के बाद, टी डेज के बाद जो इंसेक्ट्स हैं उनकी तादाद जो है वो n है। द वेरिएशन इन द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स इज मॉडल्ड बाय अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में एक फायदा ये भी है कि आपको ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाकर दे दी गई है, तो ये आपको गिवन है, दैट इज dn अपॉन dt इज इक्वल टू के एन, के कैपिटल एन, और ये आ जाएगा आपके पास cos 0.02 t। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। कह रहे हैं कि when where k is a constant and n is taken to be a continuous variable, it is given that n is 125 when t is 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की बाउंड्री कंडीशन है, इसको बेटा याद रखिएगा। Solve the differential equation, obtain a relation between n, k and t। आपको जो इक्वेशन बनानी है सॉल्व करके, वो n, k और t की फॉर्म में बनानी है। किसी को भी सब्जेक्ट बनाने को अभी इसने नहीं कहा, तो हम जिस फॉर्म में भी छोड़ेंगे वो हमारा आंसर एग्जाम में एक्सेप्ट होगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, और सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। तो हम वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए n वाली टर्म्स को लेफ्ट पर लाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास n राइट साइड पर एक ही जगह पर है, कैपिटल N, वो लेफ्ट पर आकर 1/n हो गया, और ये आ गया आपका dn। और ये जो dt है ये राइट साइड के ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा k cos 0.02 t, और ये आ जाएगा आपके पास dt। अब आप दोनों साइड के ऊपर क्या करें, इंटीग्रेट कर दें।
तो यहाँ पर भी हम इंटीग्रेट कर देंगे और यहाँ पर भी हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बेटा आपको याद होने चाहिए, वो याद नहीं है तो फिर सारा काम बिगड़ जाएगा। 1/n dn है, जिस तरह से होता था ना 1/x dx, तो 1/x का इंटीग्रल क्या होता था, ln x। तो 1/n का इंटीग्रल क्या होगा, ln n, ये याद रखिएगा। के कोफिशिएंट हो गया। कॉस का इंटीग्रल होता है साइन, कॉस एक्स का साइन एक्स, तो ये आ जाएगा साइन, और ये आ जाएगा आपके पास 0.02 टी, और डिवाइडेड बाय टी का कोफिशिएंट यानी एक्स का कोफिशिएंट जो भी होता है वो आता है, तो ये आ जाएगा 0.02 प्लस सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपने करना ये है बेटा कि आपने सी मालूम करना है, उसके लिए टी और एन चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास हमें क्या चाहिए, एन के और टी की फॉर्म में एक रिलेशन बनाना था ना, तो वो तो हमने निकाल लिया एन के और टी की फॉर्म में, वो हमारे पास आ गया। अच्छा, यहाँ से सी निकाल लेते हैं क्योंकि सी हमारे पास जो है वो नहीं है। तो सी निकालने के लिए हमें टी जीरो दिया हुआ है और एन 125, टी जीरो एंड एन 125, टी जीरो गिवन है और एन 125 गिवन है। तो हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं टू गेट सी, तो ये आ जाएगा एल एन 125। अच्छा, के अपनी जगह, अच्छा ये बताइए 1/0.02 ये 50 होता है, चेक कीजिएगा प्लीज। के और साइन और टी की जगह 0 डालेंगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस सी, तो इसका मतलब सी की वैल्यू आ गई आपके पास ln 125, ये आ गया सी। ठीक है, ये क्लियर है सबको? क्या पूछ रहे हैं कि सर इस क्वेश्चन में रेट इफ चेंज गिवन है या नहीं, रेट ऑफ चेंज? अच्छा नहीं बेटा, ये तो ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करके गिवन है, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है, आपको फॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं है। वो आपको दिया हुआ था ना ऊपर, dn अपॉन dt, dn अपॉन dt क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ही तो था, तो वो आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन में गिवन है और इक्वेशन फॉर्म करके गिवन है। अच्छा एनीवे, हमने सी मालूम कर लिया, पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, ये आ जाएगा 50 के, ये आ जाएगा आपके पास साइन 0.02 टी, और सी की जगह आ जाएगा ln 125। अब एक काम करते हैं, ये आप इसे इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, कि अगर आप ln की टर्म्स को एक तरफ कर लें तो ये आ जाएगा ln n माइनस ln 125, क्योंकि मैं आपको सिखाता रहा हूं कि ln वाली टर्म्स जो हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड पर कर लिया करें, तो मैंने ये लेफ्ट साइड पर कर ली। ln के साथ दो टर्म्स आपस में माइनस हो रही हैं, तो ये सिंगल ln लिखने पर ये आपस में डिवाइड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा आपके पास 50 के साइन 0.02 टी, और ln को अगर हम यहाँ से कट करें, कह रहे हैं कि सर कुछ क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज आवरसेल्फ विद द इंफॉर्मेशन, यस ऑफ कोर्स, जिस तरह से आपको लास्ट 2 क्वेश्चंस करवाएं। अच्छा, इसमें आपके पास जो है वो n को अगर रिमूव करूं तो ये e हो जाएगा, और ये जो e है ये इन पूरे की बेस बन जाएगा। तो ये जरा देखते हैं सॉल्व करके, मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा बड़ा सॉल्व कर दूं, लेकिन एग्जामिनर ने कहा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे। तो 125, और ये हो जाएगा e की पावर 50 के, और ये आ जाएगा साइन 0.02 टी, ये आ गया। तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 125 e की पावर 50 के साइन 0.02 टी। ये देखें आपके पास n का आपके पास फॉर्मूला आ गया, जो कि n k और t की फॉर्म में, जिसमें n भी है, k भी है और t भी है। तो पार्ट 1 में उसने यही कहा था कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके n k और t की फॉर्म में इक्वेशन बनानी है, वो मैंने बना ली। आप देख लें क्या लिखा था पार्ट 1 में, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेनिंग अ रिलेशन बिटवीन n k एंड t, ये हमने कर लिया। अब k फाइंड आउट करने के लिए इसने लिखा हुआ है, 2 मार्क्स का पार्ट है, कि n 166 है और t 30 है, k मालूम करना है, n 166 है और t 30 है। तो आप रख दीजिए इसके अंदर पार्ट 2 में, तो n 166 है, तो 166 रख दीजिए लेफ्ट साइड पर, और k आपको मालूम करना है, और ये हो जाएगा आपके पास साइन, बेटा मल्टीप्लाई कीजिएगा प्लीज, 0.02 को, t था आपके पास कितना, 30, 0.02 को 30 से मल्टीप्लाई करें प्लीज, 0.02 को 30 से मल्टीप्लाई करें,
30 से मल्टीप्लाई करें। अच्छा ये हो जाएगा e की पावर 50 के। अच्छा इधर प्लीज बताइएगा, साइन इंटू 0.02 इंटू 30 करें और मल्टीप्लाई बाय 50 करें। मुझे बताइए कि यहाँ पर k के साथ e में क्या पावर आ रही है, प्लीज बताइएगा। और ये हो जाएगा 160 अपॉन 125। मेरा कोई बच्चा कर रहा है, प्लीज मुझे बताइए, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इस वक्त। 29.99। तो ये आ जाएगा आपके पास 30 के। ठीक है। अच्छा बोथ साइड पर आप ln ले लें तो ये जाएगा e की पावर 30 के और ये हो जाएगा ln 160 अपॉन 125। ठीक है। अच्छा 30 के को लेफ्ट साइड पर कर लें तो ये आ जाएगा 30 के और ln e 1 होता है और ये आ जाएगा ln 160 अपॉन 125। बेटा प्लीज इसे डिवाइड कीजिएगा। ln 160 अपॉन 125 को डिवाइड करें 30 से और टेल मी द वैल्यू ऑफ f। इज इट कमिंग 0.01 और नॉट? जरा प्लीज चेक कीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। मेरे पास आंसर ये लिखा हुआ है तो माइट बी के ये आंसर आ रहा होगा, प्लीज चेक कीजिएगा। दिस वाज 166। अच्छा मैंने गलती से 160 कर दिया। ओके मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ। ये देखें ये 166 हो गया। आप प्लीज करेक्ट करके फिर देख लें। 166 मैंने कर दिया इसे। चलें अब करके देखें प्लीज कि आंसर के की जो वैल्यू है वो 0.01 आ रही है या नहीं। प्लीज चेक कीजिएगा, जल्दी से मुझे बताइए प्लीज, टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा पार्ट 3 में कह रहे हैं ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर n इन टर्म्स ऑफ t। पहले तो कह रहे हैं कि n निकालो इन टर्म्स ऑफ t, तो वो तो मैंने ऑलरेडी बना दिया था, आपको याद होगा पार्ट 1 में ही बना दिया था मैंने। एंड फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n प्रेडिक्टेड बाय दिस मॉडल, और आपको n की लीस्ट वैल्यू निकालनी है। अच्छा वो जो मैं आपसे कह रहा था कि मैंने पहले ही निकाल लिया है वो ये वाली इक्वेशन है कि n को ऑलरेडी मैंने t की फॉर्म में सब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ 125 इस तो एक सेकेंड। तो पार्ट 3 में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमने सब्जेक्ट बनाया हुआ है n इज इक्वल टू 125 e की पावर 50 k और साइन 0.02 t, ये आपके पास सब्जेक्ट बना हुआ है। अच्छा अब ये कह रहे हैं आपसे कि n की लीस्ट वैल्यू मालूम करो। अच्छा n डिपेंडेंट है t के ऊपर और k के ऊपर। अच्छा एक और काम भी करते हैं, यहाँ पर k की वैल्यू डाल देते हैं। तो 125 बेटा जरा बताइएगा प्लीज, 50 मल्टीप्लाई बाय 0.01 कितना आ रहा है? 50 मल्टीप्लाई बाय 0.01 कितना आ रहा है? प्लीज जरा बताइएगा, क्विकली बताइए प्लीज। दिस इज 0.5। ठीक है अब ये 0.5 हो गया। अच्छा अब यहां पर आप ये करें कि आपको n को लीस्ट करना है। तो और सुनिएगा मेरी बात को, देखें साइन की जो लीस्ट वैल्यू है ना बेटा, सबसे कम वैल्यू वो होती है साइन की। आपको रेंज पता है साइन की, आपने एएस में भी पढ़ा था, ओ लेवल मैथ्स में पढ़ा था। साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होती है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर साइन की वैल्यू, साइन 0.02 t की वैल्यू -1 डाल दूं तो मेरा एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। ये जरा देखिएगा कि n इज इक्वल टू बेटा जरा कीजिएगा प्लीज, n इज इक्वल टू 125 e की पावर 0.5, बल्कि -0.5 लिख दें। तो जरा ये आंसर निकालें कितना आ रहा है। ये n की लीस्ट वैल्यू होगी 125 e की पावर -0.5। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूं, लेकिन पहले जरा प्लीज ये जरा समझ लीजिएगा, ये वैल्यू निकाल दें मुझे। ओके बेटा मैं बताता हूँ आपको, जरा सा प्लीज मुझे ये बताइएगा कि वैल्यू क्या आ रही है। 75.8, 75.8। अच्छा ये देख लेते हैं, मेरे पास आंसर 76 है शायद, नहीं 75.6 है। ठीक है वो थोड़ा बहुत फर्क उनके वैल्यूज का आ रहा होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कहना क्या चाह रहे हैं ये, अगर आपके नहीं समझ में आया। एक सेकेंड रुकिएगा। देखें इसने ये कहा है आपसे कि आपको n की वैल्यू मालूम करनी है, n की लीस्ट वैल्यू मालूम करनी है। तो n डिपेंडेंट था t के ऊपर।
अब ये जो t है, ये जो साइन वाला फंक्शन है, ये हमें देखना होता है कि भाई ये मिनिमम कहाँ होता है। अगर ये कॉस वाला भी होता तो आपको पता है कि साइन और कॉस की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 होती है। आपको याद होगा कि ग्राफ आपने पढ़ा था साइन का, तो आपको ये चीज याद होगी। जब आपने साइन का ग्राफ बनाया था तो इस तरह से आता था साइन का ग्राफ, याद है? क्रस्ट इस तरह से होता था, ट्रफ इस तरह से। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती थी और मिनिमम वैल्यू -1 होती थी। तो मुझे क्योंकि n को लीस्ट करना था, कम से कम करना था इसको, तो मैंने यहाँ पर ये किया कि इसकी वैल्यू को कम से कम रखा। तो कम से कम साइन की वैल्यू आपके पास पता है -1 होती है, तो ये मैंने इसमें प्लग इन करके n की वैल्यू 75.8 निकाल ली। आई होप कि आपको आइडिया भी समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर भी प्लीज रिप्लाई कीजिएगा कि समझ में आ गया या नहीं।